हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं उमर शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग T20 टॉप 20 का सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं। MP पटवारी MCQs के साथ तैयारी हम लोगों की टैगलाइन। इसमें हम लोग आज का लेक्चर नंबर 2 बायोलॉजी का हम लोग लेक्चर लेकर के आए हैं। लेक्चर 1 जिन्होंने नहीं देखा है उसे देखिए। वर्गीकरण और जैव विकास को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक समझ लिए। ठीक, आज भी हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कोशिका मतलब सेल, उसकी संरचना और कार्य को समझते हुए सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। कितने? T20 टॉप 20, मतलब अगर इन 20 प्रश्नों को आपने लगा लिया तो आपका कोशिका सेल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है कोशिका, क्या होता है सेल और इसकी संरचना व कार्य, इसको समझते हैं। साथियों, सेल जो होता है यह सबसे यूनिट मतलब इकाई, बेसिक यूनिट, बेसिक इकाई होता है किसी भी शरीर बॉडी का। ठीक है, हम लोगों ने साइंस में अलग अलग जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अब बायोलॉजी है, इनमें अलग अलग चीजें हमने देखी थी। जैसे कि हमने फिजिक्स में देखा था जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने पार्टिकल को बोला था, कणों को बोला था। केमिस्ट्री में हमने परमाणु, एटम को बोला। और अभी की बात करें तो बायोलॉजी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी साथियों? तो सेल हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी। तो क्या सर ये सबसे छोटी इकाई है? तो क्या हम लोग इसको सबसे छोटी बॉडी या अंग बोल सकते हैं क्या? तो नहीं, ये कोई अंग नहीं है, ये इकाई है। ये एक इकाई है और इससे भी छोटी चीजें हो सकती हैं जो कि इसके अंग होते हैं, जिनको कोशिकांग बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं सभी कोशिकांग को पूरा मिला करके हम लोग एक सेल, एक कोशिका बोलते हैं। इतना इतना आपको समझना है। यहां पर आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे कोशिकांग हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोगों को पूरे चैप्टर में समझते हुए चलना है और इनको कार्यों को भी समझना है। चलिए देखते हैं। यहां पर पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ह्यूमन सेल हैं, ह्यूमन सेल मतलब जो मानवों में पाए जाने वाले सेल हैं, कोशिका हैं, वो इतने टाइप का है। कैसा? एक है मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन सेल इसको बोला जाता है। न्यूरॉन सेल ब्रेन से लेकर के तंत्रिका तंत्र पूरा इसमें पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। फिर उसके बाद ब्लड में रेड ब्लड सेल पाया जाता है। उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है, स्पर्म सेल पाया जाता है, ओवम पाया जाता है, बोन सेल पाया जाता है और कुछ इनर लाइनिंग वाले इंस्टेंटाइन में पाए जाने वाले सेल, कुछ इतने टाइप के सेल जो हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है। अलग अलग टाइप के सेल, अलग अलग टाइप के सेल, अलग अलग टाइप की कोशिका। ये देख सकते हो, ये अलग कोशिका है, ये अलग। ये रेड ब्लड सेल आपका जो ब्लड में पाए जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, ये व्हाइट ब्लड सेल ये भी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। मैं आपको ब्लड जो रक्त वाला टॉपिक है उसे अलग से एक क्लास लेकर के समझाऊंगा। ठीक है, बाकी को इन सभी को नोट कर लेना है। ये सभी के सभी ह्यूमन सेल हैं, ये सभी के सभी ह्यूमन सेल हैं। पादपों में और भी टाइप के अलग अलग सेल पाए जाते हैं। मतलब सेल, कोशिकाएं भी बहुत टाइप की होती हैं। परंतु हमको क्या याद रखना है? जो सेल है ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट कोशिकांग, कोशिका के छोटे छोटे जो अंग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम और गोल्जी बॉडी। ये सारे के सारे जितने यहाँ पर मैं लिखा हुआ है ये सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंग होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे अंग हैं। तो हमको इनके बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले कुछ एक चीज और समझ लेते हैं कि सेल जो है सबसे छोटी इकाई हो गई। सेल को आपस में जब आप संयोजित करते हो, बहुत सारे सेल आपस में मिला करके टिश्यू का निर्माण करते हैं, इनको ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक। सेल मतलब कोशिका, कोशिका। ठीक, ऊतक ये हो गया हमारे टिश्यूज।
ठीक। फिर उसके बाद बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलाते हैं तो एक ऑर्गन, एक अंग बनता है, एक अंग बनता है। जैसे कि हमारा हार्ट एक अंग है, किडनी एक अंग है, ये अलग अलग अंग हैं। अगर इन अंगों को आपस में मिलाएं तो सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है। जैसे एग्जांपल डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। इस तरीके से कितने सारे हमारे सिस्टम बॉडी में पाए जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी, श्वसन तंत्र बोला जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरीके से कई सिस्टम है। जैसे कि ये है डाइजेशन सिस्टम, इसमें कितने सारे ऑर्गन आपस में मिले हैं, तो आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे ऑर्गन हमारे डाइजेशन सिस्टम में काम आते हैं। लीवर भी है, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये इंस्टेंटाइन, ये सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी सबको मिला करके हम लोग एक सिस्टम का नाम दे दिए, और इन्हीं सिस्टम को आपस में मिला करके एक बॉडी बनती है जो कि ह्यूमन बॉडी बन गई। ठीक, तो क्या हमने समझा? सेल को आपस में जोड़ा तो टिश्यूज ऊतक बने। ऊतक कुछ इस तरीके के देख रहे हो, ये सेल हैं। जब कोशिकाओं को मिलाया तो इस तरीके से ऊतक बना। एक एग्जाम्पल है मसल्स टिश्यूज, जो हमारे मसल्स होते हैं, है ना, बोलते हैं कि मस्कुलर बॉडी है, मतलब मसल ज्यादा होता है उसमें, ठीक है। तो वो मसल में इन टिश्यूज पाए जाते हैं, ये टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं जिसको मसल टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज को आपस में मिलाया, मतलब ऊतकों को आपस में मिलाया तो एक ऑर्गन बनता है। हार्ट बन गया, किडनी बन गई, है ना, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन, कुछ भी बन गया, एक ऑर्गन बना। ऑर्गन को आपस में जोड़ा तो सिस्टम बना, और सिस्टम को आपस में जोड़ा तो पूरी पूरी बॉडी बन गई। इसे नोट कर लो, ठीक है, ये क्रम याद होना चाहिए, यहां से प्रश्न बने हैं पहले। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। मैं क्या बोला आपको कि मैं चैप्टर को समझाते हुए या तो क्वेश्चंस को करवाते हुए चैप्टर को समझाऊंगा और क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, स्लाइडेन एवं स्वान और पुरकिंजे। तो आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, डेड सेल की खोज की थी। किसकी? डेड सेल की, मृत कोशिका की। क्लियर है? ठीक है। और बाद में ल्यूवेनहॉक, यहां पर आप देख पा रहे हो, फिर बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक जीवित कोशिका की खोज करते हैं। तो ये जो ल्यूवेनहॉक हैं, इनके द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। रॉबर्ट हुक के द्वारा डेड सेल, मृत कोशिका की खोज की गई पहली बार, और पहली बार जीवित कोशिका की बात करेंगे तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई थी। अगर बोला जाए कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं, तो जनक में आएंगे रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं पूछेगा तो आपको रॉबर्ट हुक। भले डेड सेल की खोज की शुरुआत तो इन्होंने कर दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो। पहले तो रॉबर्ट हुक आंसर याद कर लो और नोट कर लो। इसके अलावा कोशिका का अध्ययन, सबसे पहले कोशिका जो है इसे नोट कर लो। कोशिका को आप लोग सेल बोल रहे हो, परंतु साइंटिफिक नेम इसका साइटो होता है। और इसकी जो स्टडी है, इसका जो अध्ययन है, उस अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। ये वाले इंग्लिश वर्ड जो होते हैं इनको याद रखना, ये लैटिन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। या तो लैटिन होंगे या तो ग्रीक होंगे, ज्यादातर लैटिन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, इसको साइटोलॉजी बोला जाता है। सीधे प्रश्न ये बनेगा साइटोलॉजी का, ऑप्शन में साइटोलॉजी होगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लिया हमने
कि कोशिका क्या है। कोशिका को साइटो भी बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। और अगर हम बात करेंगे कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की है, और कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक है। सबसे पहली कोशिका खोजी गई तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु विज्ञान का पिता भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं। अब यहाँ पर इनका नाम आ गया था तो ये वाला पॉइंट भी मैंने दे दिया कि अगर इनको याद कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लो कि जीवाणु विज्ञान के भी जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक, ठीक है। यहां आप लोग याद करने के लिए दो चीजें समझ सकते हो, ये हुक है और ये हॉक है। हुक हॉक, मृत कोशिका और ये जीवित कोशिका, हुक हॉक, ऐसे याद रखना, नोट कर लो। आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और कोशिकाओं को मिला मिला करके किसी बॉडी का निर्माण हो रहा है, शरीर का निर्माण हो रहा है। ऐसा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपको आंसर याद रखना है स्लाइडेन स्वान। आंसर हो जाएगा स्लाइडेन स्वान। यहां पर आप सिद्धांत नोट कर लो क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। सिद्धांत और कुछ नहीं है, यही है कि मतलब सभी कोशिकाओं को मिला करके एक बॉडी बन रही है, ठीक है। अब बाकी बीच की श्रृंखला आपको पता ही है, कोशिकाएं को मिलाएंगे तो ऊतक, ऊतकों को मिलाएंगे तो अंग, अंग को मिलाया तो तंत्र मतलब सिस्टम, उसको मिलाया तो बॉडी, पूरा शरीर बन गया, ठीक। तो कोशिका क्या होती है इसका भी आप नोट कर सकते हो कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। साथियों यहां पर आप लोग ध्यान रखो, ये जो वर्ड है कार्यात्मक और संरचनात्मक, इसको समझ के याद करो। कैसे? एक सेल ऐसा इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हो यूनिट है, इकाई है, जो कि सारे कार्य कर लेता है, सारे कार्य कर लेता है, ऊर्जा का निर्माण भी कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर है ना, सब कुछ कर लेता है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, किसी दूसरे की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कार्य स्वयं करता है और इस संरचनात्मक रूप से करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। अब यहां पर कोशिका सिद्धांत को देख लेते हैं कि इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। पहला बिंदु, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। देखो स्वाधीन है, स्वाधीन मतलब स्वयं पर अधीनता, किसी पर कोई आश्रित नहीं है, ये किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, इसकी स्वाधीनता है। तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है, ठीक है। और कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है, केंद्रक सबसे मुख्य अभिकर्ता होता है। इस पॉइंट को नोट कर लो, ये पूरा का पूरा नोट बना लो और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान मैंने बायोलॉजी का एक लेक्चर लिया था, उसमें समझाया था। जीव विज्ञान बायोलॉजी, यहां पर आपने मैंने बोला बायो मतलब होता है जीव, जीव मतलब वे सभी जीव जंतु जिसमें जान होगी, है ना, उसको हमने बोला था लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। और यहां लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी। क्या होता है? स्टडी, अध्ययन। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका अध्ययन ही क्या है? बायोलॉजी है। इस बायोलॉजी वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको आंसर याद रखना है लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस जो हैं ये सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को प्रयोग में लाए थे, उपयोग किए थे। अगर बायोलॉजी के जनक पूछे तो आपको अरस्तु नाम बताना है। बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के जनक या फिर जंतु विज्ञान के जनक, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जंतु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान, इन दोनों में से किसी के भी जनक पूछे तो आपको नाम याद रखना है अरस्तु। किसका? अरस्तु का। क्लियर है?
और अगर थियोफ्रेट्स की बात करें तो ये पेड़ पौधे है ना, पादप जगत वाली जो बात हो रही है उसके जनक है। ये जंतु जगत के, जंतु विज्ञान और ये पादप विज्ञान के जनक हैं, पादप विज्ञान के जनक। इतनी बात आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें मैंने बता रखे हैं। कैरोलस लिनियस ये जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता है, इनको लिख लेना, ये वर्गीकी के पिता है, पितामह है, ठीक। और बाकी चीजें नोट कर लो। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। मैंने आपको बोला कि कोशिका छोटे छोटे अंगों से मिलकर के बना है, जो कि कोशिका के अंग होते हैं, उसी को कोशिकांग बोलते हैं। तो यहां पर बोल रहा है पराक्सीसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या स्फेरोसोम, इनमें से सबसे छोटा अंग कोशिका का कौन सा है। तो आप आंसर दोगे राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा अंग है। यहां पर आप डायग्राम में देखो तो ये जो आपको डॉटेड वाले, ये बहुत छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सबसे छोटे लाइसोसोम। तो आपका आंसर राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम होगा, लाइसोसोम तो बड़ा हो गया, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो ये डॉटेड वाले जो हैं ये हो गए राइबोसोम। राइबोसोम हैं ये, जितने भी डॉटेड वाले दिख रहे हैं ये सबसे छोटी इकाई है। इसके अलावा ये जो आपका सबसे बड़ा दिख रहा है ये होता है केंद्रक, ये होता है केंद्रक, ये केंद्रक है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, एक सेल का है, एक कोशिका का है। यहां पर आप इसको देख पा रहे हो, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। एनर्जी पावर हाउस, यहां पर बहुत ऊर्जा बनती है, इसको याद रखोगे। ये सबसे बाहर का जो है इसको सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, फिर ये अंदर की जो है इसको साइटोप्लाज्म बोल दिया। साइटोप्लाज्म के अलावा ये गोल्जी बॉडी है, ये वाले गोल्जी बॉडी हो गई, और फिर उसके बाद ये अंदर केंद्र के अंदर डीएनए वगैरह है। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट अंग की बात कर रहा है तो राइबोसोम है। राइबोसोम इसको नोट कर लो और याद कर लो कि राइबोसोम पूरे कोशिका के सबसे छोटे अंग में हम लोग शामिल किए हुए हैं। इसकी कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी है कि यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में सबसे छोटा कोशिकांक है। मतलब चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में से कोई भी कोशिका होगी तो कोई भी कोशिका होगी इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो अंग होगा, सबसे छोटी कोशिकांग होगी, उसको राइबोसोम ही बोलेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक लास्ट वाला लेक्चर को देखो, समझो, उसका पूरा स्ट्रक्चर समझाया है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। यह कोशिका के अंदर अमीनो अम्ल के संयोजन द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसकी विशेषता याद रखनी है, और इसको प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखते चलो कि प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का कारखाना हम लोग राइबोसोम को कहते हैं, जो कि कोशिका का कोशिकांग है, कोशिका का सबसे छोटा अंग है और प्रोटीन का कारखाना है। इसके अंदर अमीनो अम्ल का संयोजन होता है और उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। किसके द्वारा? अमीनो अम्ल के संयोजन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। इसी को हम लोग प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। याद कर लिया हमने, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और भी हैं आपके लिए, जितना हो सका है मैंने पूरा का पूरा कोशिका वाला चैप्टर है कवर करने की कोशिश की है पूरे 20 प्रश्नों में, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ लो, सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करेंगे पूरे ब्रह्मांड में तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। सब शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उसमें जो कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे जिन कोशिकाओं से बने होते हैं वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्म गैलोसेप्टिकम, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। और ये किसमें होती है? ये जीवाणु की कोशिकाएं हैं। जीवाणु की कोशिकाएं, सीधा प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। जीवाणु की कोशिकाएं जिसका नाम माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका, यह
क्या था ऊपर वाले, ये पूरे यूनिवर्स की बात चल रही थी। अब मानव में अगर बात करेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो शुक्राणु स्पर्म जो होता है उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी कोशिका होती है, और जो अंडाणु है ओवम में जो पाया जाता है कोशिका, वो सबसे बड़ी कोशिका है मानव में। ये ध्यान रखोगे, मानव में, ये ओवरऑल की बात कर रही है। विभाजन रहित कोशिका मतलब ऐसी कोशिका जिसका विभाजन नहीं हो। विभाजन का मतलब होता है विभाजन होकर के उसका पुनः निर्माण हो गया। एक कोशिका विभाजित हुई तो दो कोशिका बन गई। इस तरीके की कौन सी कोशिका है जिसका विभाजन होने पर वह खत्म हो जाता है, विभाजन होने के बाद उसका पुनः निर्माण नहीं होता है, तो उसको हम लोग न्यूरॉन बोलेंगे आंसर में, कि न्यूरॉन की जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन रहित है, विभाजन रहित है। दिमाग में अगर कोशिकाओं का पुनः निर्माण होगा तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोशिका का तेज विभाजन किसमें होता है और पुनः निर्माण होता है, तो ये आपको याद रखना है, लीवर। लीवर में कुछ भी हो वो अपने आप को तुरंत अपने आप को हील कर लेती है, ठीक है। हील करने की सबसे ज्यादा क्षमता होगी लीवर में, क्योंकि कोशिका बहुत तेज यहाँ पर पुनः निर्माण कर सकती है कोशिका विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। ये सारे फैक्ट आपको नोट कर लेना है, रट लेना है। अगर आपको कोशिका से एक भी प्रश्न यहां से बाहर आया तो मतलब मैं एक तरीके से गारंटी दे रहा हूं कि यहां से बाहर नहीं आएगा कोई प्रश्न। नोट कर लीजिए फटाफट। तो आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न, जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है हमें कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकेंजे ने किया, बिल्कुल सही बात है। जीव द्रव्य में ही सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है, ये गलत है। तो यहां पर आप समझो, क्या जीव द्रव्य हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास मान लेते हैं कोशिका है, सेल है, उसके अंदर एक केंद्रक होगा, एक केंद्रक होगा, बिल्कुल ठीक। ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ ना कुछ लिक्विड पाया जाएगा और यहां पर भी कुछ ना कुछ लिक्विड जैसा पदार्थ पाया जाएगा जो कि पूरे कोशिकाओं को सपोर्ट देता है ताकि वो एक दूसरे से टूट फूट ना करें, एक दूसरे से टकराए नहीं। तो अगर बात करेंगे इन वाले लिक्विड की तो इनको बोलते हैं कोशिका का द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा है, केंद्रक के अंदर जो भरा है उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो पूरा का पूरा जो सेल है उस सेल में ये दोनों पाए जा रहा है, कोशिका द्रव्य भी है, केंद्रक द्रव्य भी है, और इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं जीव द्रव्य। इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, कोशिका द्रव्य भी आएगा और केंद्रक द्रव्य भी आएगा। तो इतना बात क्लियर है। तो यहां क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा असत्य है, तो इसने बोला जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो कि असत्य है। कोशिका द्रव्य के अलावा केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है, इसे नोट कर लीजिए। इसका नामकरण पुरकेंजे ने के द्वारा 1839 में किया गया, इसे नोट कर लीजिए। ये जो लिक्विड मैं बता रहा हूं यह गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसे नोट कर लीजिए। और ये मैंने आपको बताया जीव द्रव्य दो भागों में बटा है, दो चीजों से बना है। एक हो गया कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, दूसरा हो गया केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य जो कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है और यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के अगले प्रश्न, छठवें प्रश्न पर चलते हैं। क्रोमोसोम में क्या होते हैं, केवल प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए हिस्टोन, डीएनए आरएनए हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम ये आपको याद रखना है, यह एक कोशिकांग है, यह एक कोशिकांग है, कोशिका का अंग है, ठीक, सेल बॉडी का एक पार्ट है, जिसमें डीएनए और प्रोटीन, जिसमें डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। इसे नोट कर लीजिए, यह आंसर है, ठीक, डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम जो कि गुणसूत्र, आप
का नाम है, एक गुणसूत्र है। ठीक, इसका नामकरण वॉल्टेयर ने किया था, इसे नोट कर लीजिए। ये केंद्रक के धागों की तरह पड़े रहते हैं, केंद्रक के धागे जैसे होते हैं वैसे पड़े रहते हैं। क्रोमोसोम जो है माता पिता से संतति में आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। वाहक मतलब जो आनुवांशिक गुण है माता पिता से बच्चों में जो आते हैं वो ले जाने वाला जो वाहक है उसी को क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसमें केवल डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण होता है किसमें? राइबोसोम में, लाइसोसोम में, केंद्रक में, हरित लवक में। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम भी एक क्या हो गया? कोशिकांग हो गया, कोशिका का अंग हो गया, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसका नाम प्रोटीन निर्माण का कारखाना। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन निर्माण का कारखाना किसे कहते हैं? आंसर आपको देना है कि राइबोसोम को कहते हैं। क्लियर? एक्स्ट्रा फैक्ट में यहां पर लिख लो, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के अणु एक निश्चित क्रम में तथा एक निश्चित संख्या में होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के स्थल होते हैं। ये सारे पॉइंट क्वेश्चन हैं, सीधा पूछा था राइबोसोम इसमें से कौन प्रोटीन निर्माण के स्थल हैं? ऑप्शन में था राइबोसोम, तो आपको राइबोसोम टिक कर देना था। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में राइबोसोम जो है सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका के राइबोसोम को खोजा। ठीक, और अगर जंतु कोशिका में राइबोसोम की बात देखा जाए तो 1955 में जी.ई. पेलाडे इन्होंने देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। तो नामकरण की बात आएगा तो रॉबर्ट के द्वारा किया गया राइबोसोम। और पहली बार किसने देखा? तो रॉबिन्सन ब्राउन ने देखा, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने देखा। अगर जंतु कोशिका में राइबोसोम की बात करी जाएगी तो जी.ई. पेलाडे ने देखा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, गोल्जी काय भाग लेती है? गोल्जी काय ये भी एक कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। तो हम लोग बोलेंगे कि लिपिड संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में या ऑक्सीडेविक फॉस्फोरिलेशन में। तो इसका आंसर है लिपिड संश्लेषण में। यहां पर जो गोल्जी बॉडी है वह भी एक कोशिका का अंग है, उसका कार्य आपको समझ में आना चाहिए। गोल्जी काय जो है ये यातायात प्रबंधक है, मतलब ऊर्जा को, प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के जाना है। जहां पर जिस अंग में जरूरत है, अगर हम हाथों से कार्य कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता हाथों में है, चाहिए। तो ये गोल्जी बॉडी ही है जो कि ऊर्जा पूरे बॉडी से हमारे हाथों में लेकर के आएगा। अभी मैं सबसे ज्यादा उपयोग किसका कर रहा हूं? हाथों का और अपने माउथ का। तो यहां पर मुझे एनर्जी चाहिए, तो गोल्जी बॉडी के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये यातायात का प्रबंधक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गोल्जी बॉडी। इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था, जो कि इटली से है। इसका कार्य की बात करें तो अंतःद्रवीय जटिला ER के नाम से हम लोग जानते हैं, से आने वाली पदार्थों का सांद्रण, रासायनिक परिवर्तन तथा पदार्थों का पैक करने का कार्य गोल्जी बॉडी करती है। इस तरीके से आप इनको लिख करके याद कर लो। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ याद कर लो, लिपिड संश्लेषण में, ठीक है, लिपिड संश्लेषण में गोल्जी काय भाग लेती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया खालिस्तान का स्थल है, इलेक्ट्रॉन परिवहन का, कोशिकीय श्वसन का, एटीपी निर्माण, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा एटीपी निर्माण का माइटोकॉन्ड्रिया स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, और एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा को यहाँ पर ये बनाता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे एटीपी का निर्माण। क्लियर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है और मुक्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। इसी एटीपी का प्रयोग शरीर में होने वाले जैविक कार्यों के लिए किया जाता है। इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो ऑल्टमैन ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इतने सारे फैक्ट मैं 20 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक भी समझा रहा हूं और बहुत सारे फैक्ट भी आपको बता रहा हूं कि सीधे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको लिख करके याद करते चलो साथियों।
ठीक है, और इतना शानदार कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिल रहा होगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करिए, हमको थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक। आपको पता है कैसे करना है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, श्वसन स्थल क्या होता है, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन स्थल कौन है कोशिका का, तो माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब देखो यहाँ पर कोशिका जो है श्वसन भी कर ले रही है, ऊर्जा का निर्माण भी कर ले रही है, उसके सारे अंग बहुत सारे कार्य कर पा रहे हैं, यातायात भी कर पा रही है। आज का अगला प्रश्न, ईआर का कार्य क्या है। ईआर का कार्य क्या है। केंद्रक, यांत्रिक समर्थन, एटीपी निर्माण, अणुओं का विनिमय, इनमें से ईआर का कार्य क्या है। तो साथियों ईआर का कार्य है यांत्रिक समर्थन। वैज्ञानिक पोर्टर के अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोलते हैं, ईआर का फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे नोट कर लो पहले तो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये पूरा जाल के समान होता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे नोट कर लो, ठीक। तो यांत्रिक समर्थन मतलब होता है मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कोशिका के लिए। तो पोर्टर कहते हैं कि जो हमारा ईआर है यह जालिका इकाई झिल्ली की बनी तथा एक दूसरे से संबंधित रिक्तिकाओं की जटिल प्रणाली है, बिल्कुल, जिसमें एक प्रकार का गाढ़ा तरल द्रव्य भरा होता है और ये केंद्रीय झिल्ली तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। जो मैं अभी कोशिका द्रव्य समझा रहा था, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये सब कुछ भरा होता है। ईआर का सर्वप्रथम आविष्कार याद रख लो गवर्नियर के द्वारा 1897 में किया गया। इस तरीके से आपको ये पॉइंट ईआर का कार्य याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने 10 प्रश्नों को पूरा सॉल्व किया, कोशिका के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व किए, है ना। अगले लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो इस तरीके के कंटेंट और आपको चाहिए पूरा बायोलॉजी, इसी सीरीज, अगर मैं इस सीरीज को पूरे बायोलॉजी की सीरीज को खत्म करूं इसी वे में, तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए, हम लोग फटाफट लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए, धन्यवाद।